नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मेरे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज़ चलाई जा रही है कंप्लीट डिटेल में मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रधानमंत्री। तो आज हम लोग जो है प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके से और भी लेक्चर पुराने पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप पॉलिटी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं शुरुआत से एकदम से। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपकी जीएस आनी है, चाहे वो मतलब कि वनडे एग्ज़ाम हो या आर ओ हो, बीईओ हो गई आपकी, और आपकी जो वीडियो आने वाली है, और यूपीपीसीएस जो है आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 आने वाली है, तो उसके लिए आप जो है आप मेंस और प्री दोनों की तैयारी आपको इस मेरे द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो आप उसकी दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको फैक्ट के साथ में अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप करवा देता हूँ, तो इससे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री का जो वर्णन है वो आर्टिकल अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, चलिए पढ़ते हैं। तो संविधान द्वारा प्रदत्त जो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जो है राष्ट्रपति जो हमारा होता है वो केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, तथा वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो सारी की सारी प्रधानमंत्री में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था है तो उसमें जो हेड होता है, तो मतलब कि अब कुछ भी जैसे कानून वगैरह बनना है तो अभी मैंने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि हर जगह मतलब कि सिग्नेचर करने का काम पूरा का पूरा राष्ट्रपति का ही होता है। जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है जो ये सब काम करवाता है तो वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसलिए जो हमारा वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र का होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कैसे करता है कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मतलब कि जो भी लोकसभा का जो चुनाव होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टी मतलब कि बहुमत प्राप्त कर लेती है, ये अगर एक पार्टी नहीं बहुमत प्राप्त करती तो गठबंधन के ज़रिए जो होता है कि पार्टियां मतलब मिलकर के अपना मतलब कि जो जो भी बहुमत ज़रूरी होता है उसको प्राप्त कर लेती हैं। तो उसके बाद में वो अपना एक नेता चुन लेती हैं, तो उस नेता को ही राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त कर देता है जिसकी सिफारिश करी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सन 1980 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने क्या कहा था कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। कहने का मतलब ये है कि मतलब कि वो प्रधानमंत्री जो नियुक्त होगा उससे मतलब नियुक्ति से पहले उसको बहुमत सिद्ध नहीं करना होगा, और राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देनी चाहिए तथा उसके बाद में उसको समय सीमा के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप पहले राष्ट्रपति को पहले जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देनी चाहिए, उसके बाद में उसको एक टाइम पीरियड दे देना चाहिए जिसके अंदर उसको जो है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। ना कि ये हो कि पहले बहुमत सिद्ध मतलब राष्ट्रपति पहले बहुमत सिद्ध करने के लिए उससे कहे उसके बाद में प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। 1997 में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, 1997 में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है एक कोई ऐसा एक मतलब कि व्यक्ति है जिसने मतलब कि चुनाव नहीं लड़ा है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देगा, लेकिन वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए नियुक्त हो सकता है। 6 माह के अंदर उसको संसद की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। मतलब कि जैसे कि एक कोई सीट हुई मतलब कि, तो उस पर जो सांसद चुनाव लड़ा है तो उसको मतलब कि वो अपनी सीट मतलब कि जो प्रधानमंत्री नियुक्त होगा कहीं ना कहीं तो मतलब कि उसके लिए अपनी सीट को रिक्त कर देगा, और उपचुनाव के जरिए जो है जो प्रधानमंत्री नियुक्ति हुआ होगा तो वो उस जगह से मतलब कि उपचुनाव में जीत कर वो अपनी सदस्यता संसद की ले सकता है। तो 6 महीने तक जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिसके पास संसद की सदस्यता नहीं होती, तो उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेने के बाद में वो प्रॉपर तरीके से
बना रहेगा बाद में। लेकिन अगर उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता नहीं मिली संसद की तो वो प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अगला क्या पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जो है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। अच्छा, संसद में क्या होता है कि 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और एक लोकसभा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का ही मेंबर जो है प्रधानमंत्री चुना जाएगा। प्रधानमंत्री चुनने के लिए चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा, दोनों में से किसी का भी अगर वो मेंबर है तो उसको प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देगा। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की तो बात देख ली कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं, वो क्या क्या कार्य करता है और उसके पास में क्या क्या पावर है। तो पहली बात देख लेते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है तो उसके संबंध में क्या क्या उसके कार्य हैं या क्या क्या उसके पास में पावर है। तो पहले बात तो मंत्रिपरिषद क्या होती है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है तो उसमें जो चुनाव जीतते हैं तो उन्हीं में से जो भी पार्टी के जीते हैं तो उन्हीं में से जो है जो गवर्नमेंट चलाने के लिए मंत्री बना दिए जाते हैं, उनको अपने अपने विभाग बांट दिए जाते हैं कि आप इन इन मुद्दों पे काम करेंगे। तो वो वही मंत्रिपरिषद की बात हो रही कि तो मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या करेगा प्रधानमंत्री। तो पहला पॉइंट है कि मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश जो है राष्ट्रपति को करता है। मतलब कि प्रधानमंत्री क्या करेगा कि राष्ट्रपति से कहेगा कि इन मंत्रियों की, प्रधानमंत्री एक लिस्ट देगा राष्ट्रपति को और कहेगा कि आप इन मंत्रियों की नियुक्ति कर दें। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। दूसरा क्या है कि विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। अच्छा, जो मंत्री बन चुके हैं उनको मतलब कौन सा विभाग किसको देना है, तो ये पावर भी प्रधानमंत्री के पास में ही है। तीसरा पॉइंट है, मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मतलब कि वो राष्ट्रपति से कहेगा कि आप इस व्यक्ति को मतलब कि मंत्रिपरिषद से आप इसको बर्खास्त कर सकते हैं। तो ये पावर भी प्रधानमंत्री के पास में। अगली पावर क्या है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की जो है अध्यक्षता करता है। मतलब कि जितने भी मंत्री हैं तो उनकी जो बैठक होती है तो उनका हेड जो है अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अगला पॉइंट क्या है कि वह त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी करता है। अच्छा, प्रधानमंत्री के पास में ये भी पावर होती है कि अच्छा क्या है कि अगर एक मंत्री अपना मतलब त्यागपत्र देता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्रधानमंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी मंत्रिमंडल जो है उसी को बर्खास्त कर दिया जाएगा, दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये उसके पास में एक यूनिक पावर होती है। तो आगे अब हम लोग मंत्रिपरिषद के संबंध में तो ताकत देख ली, अब राष्ट्रपति के संबंध में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में उसके पास क्या क्या ताकत है या मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या कार्य करता है। तो पहला है कि मुख्य संवाद मंत्रिपरिषद का। मतलब कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के जो बीच में जो जितनी भी कन्वर्सेशन या फिर संवाद होता है तो वो सारा का सारा प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री समय समय पर बताता है कि मंत्रिमंडल आगे क्या करने वाला है, उसकी क्या नीतियाँ हैं, तो इन सब की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। दूसरा क्या है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय जो है राष्ट्रपति को संसूचित किया जा सकता है, हम लोग देख चुके हैं। और क्या करता है राष्ट्रपति से संबंधित, और करता है कि जो भारत का महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, उसके सदस्य हो गए और अन्य कई पद हैं, तो इनकी नियुक्ति के संबंध में वो प्रधानमंत्री जो परामर्श देता है राष्ट्रपति को। मतलब कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कुछ व्यक्तियों की कि आप इस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर दें। तो इन सब की नियुक्ति जरूर राष्ट्रपति करता है, लेकिन इन सब की जो सिफारिश करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब हम लोग देखने वाले हैं कि संसद के संबंध में उसकी क्या क्या मतलब पावर है या क्या क्या कार्य करता है। तो वह क्या करता है कि वह जो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। तो जो संसद का सत्र स्टार्ट होता है या उसका मतलब कि एंडिंग जो होती है तो प्रधानमंत्री जो होता है वो सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उसी की सिफारिश पर संसद मतलब कि सदन जो है मतलब कि स्टार्ट भी करता है और उसकी एंडिंग भी कर देता है। तो अगला पॉइंट क्या है कि किसी भी समय जो है लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। तो प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे कि आप जो है कि लोकसभा को विघटित कर दीजिए तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को विघटित कर देगा, ये उसके पास में पावर है। और नेक्स्ट क्या है कि वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी जो नीतियाँ होती हैं जो मंत्रिपरिषद बनाती है तो उनकी जो है नीतियों की घोषणा जो है सदन में करता है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ अन्य जो शक्तियाँ एवं कार्य हैं प्रधानमंत्री के, वो भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे।
तो वह क्या होता है कि नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गई, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गई, अंतर्राज्यीय परिषद हो गई, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गई, इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। प्रमुख जो है स्पीकर जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन होता है? प्रधानमंत्री। और क्या होता है कि वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। और क्या होता है कि वह राष्ट्र की जो विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या होता है कि वह सेनाओं का जो है राजनैतिक प्रमुख होता है इत्यादि। मतलब कि कहने का मतलब कि जो हमारी सेनाएं हैं उसका अभी हम लोगों ने देखा था कि मतलब कि उसका जो प्रमुख पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो उसका राजनैतिक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हमारा जो प्रधानमंत्री वाला चैप्टर था बस इतना ही था। तो उम्मीद है कि आपको जो भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी महत्वपूर्ण वो मैंने आपको यहाँ पे दी, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वो मतलब कि इतनी इन्फॉर्मेशन से ही आपके कवर हो जाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाला। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाला जो हमारा टॉपिक है वो अब हम लोग देख लेते हैं कि अब प्रधानमंत्री को तो हम लोग देख चुके हैं, तो उसकी जो मंत्रिपरिषद है छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको भी हम लोग साथ में ही देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि मतलब कि जो हमारा संविधान बना है तो उसमें मंत्रिपरिषद को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए, चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 74 है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया है, मंत्रिपरिषद के लिए क्या क्या किया गया। तो तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। और क्या होगा कि राष्ट्रपति जो होगा मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो जो मंत्रिपरिषद बनती है तो उसके अनुसार ही कार्य करता है। तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद से पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करें, मतलब कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी कि परामर्श करेगी कि आप ये काम कर लीजिए। तो राष्ट्रपति क्या एक बार मना कर देगा कि आप सोच लीजिए दोबारा, मतलब कि इस विषय पर चर्चा कर लीजिए जो भी सौंपा गया कार्य। तो उसके बाद में क्या करता है कि जब पुनर्विचार करने के बाद में मंत्रिपरिषद जो है वो दोबारा मतलब कोई परामर्श भेजती है उस सब्जेक्ट पे, तो उसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। अगला क्या होता है कि जो मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। मतलब कि जो मंत्रिपरिषद होती है तो उसने राष्ट्रपति को क्या क्या सलाह दी, मतलब किस सब्जेक्ट पे क्या क्या सलाह दी, तो इसका मतलब कि ये एकदम से खुफिया सूचना रहनी चाहिए। मतलब कि इसकी मतलब कि जांच नहीं आप कर सकते न्यायालय में। तो न्यायालय में क्या कहीं पे भी मतलब ये बात लीक नहीं होनी चाहिए कि जो मंत्रिपरिषद है उसने राष्ट्रपति को क्या क्या सलाह दी। तो अगला जो आर्टिकल है वो 75 मंत्रियों से रिलेटेड है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 75 में क्या क्या बातें मंत्रियों से रिलेटेड लिखी हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब कहने का मतलब जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री जो होता है हमारा वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, जिसके बाद में राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, तो देख लेते हैं कि जो टोटल संख्या होती है कितने मंत्री रह सकते हैं एक बार में मतलब संसद में। तो लोकसभा की जो कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं तो उसका 15% आप निकाल लेंगे तो उससे ज़्यादा जो है मतलब कि मंत्री आप नहीं बना सकते। तो इस उपबंध का समावेशन जो है 51वां संविधान संशोधन हुआ था। 91वां संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा ये उपबंध किया गया कि जो 15% है लोकसभा की कुल संख्या का उतने ही आप मंत्री रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं आप मंत्री बना सकते हो। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संसद के किसी भी सदन का जो है किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री बनने के लिए अयोग्य होगा। कहने का मतलब जो हमारा जो एक अनुसूची है 10वीं अनुसूची, तो उसमें दल बदल के प्रावधान दिए गए हैं। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जिसको एक पार्टी ने मतलब कि कह लीजिए एक पार्टी ने उसको अपने जो भी बहुमत इस समय है उसने मंत्री बना दिया। तो मंत्री बनने के बाद में क्या हुआ कि उसने अपनी पार्टी छोड़कर
किसी कारणवश या तो दूसरी पार्टी की सदस्य ले ली या अपनी पार्टी की मतलब कि बात नहीं मानता या किसी भी समय, तो पार्टी उसकी सदस्यता को समाप्त भी कर देती है। तो इसके आधार पर जो अगर उसके पास मंत्री पद है तो मंत्री पद भी वो उसका समाप्त हो जाएगा, अगर उसको दल बदल जो है जो प्रावधान है दल बदल के उसके तहत अगर उसको दोषी पाया गया तो जो दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। देखिए जो मंत्री होता है वो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो इसीलिए जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ही कहीं ना कहीं इसमें भी होता है, क्योंकि हेड होता है जो प्रधानमंत्री सिफारिश करने के बाद में ही राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो जो मंत्रिपरिषद हमारी होती है, तो जो सदन के दोनों मतलब कि जो सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा के प्रति होती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ना कि राज्यसभा के प्रति। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो जो मंत्रियों को जो शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति हमारा जो होता है वही मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है, अभी हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री पर चर्चा की थी वही बात यहाँ पे लिखी है कि एक व्यक्ति मतलब कि जो अभी सदन का सदस्य नहीं है और उसको राष्ट्रपति ने अगर उसको मंत्री का पद मतलब कि सौंप दिया है, और उसके मतलब कि वो मैक्सिमम जो है 6 महीने तक उस पद पर बना रहेगा। अगर 6 महीने के बाद में चुनाव में अगर उपचुनाव में अगर उसको मतलब कि जीत अपनी मतलब कि जो भी सीट पे उपचुनाव जहाँ पे हो गए, तो उपचुनाव में अगर वो जीतने के बाद में अगर वो जीत गया तब तो मतलब कि उसके पास मंत्री पद बना रहेगा। अगर वो जीतने के बाद में मतलब कि किसी कारणवश नहीं जीत पाया और उसको जो है सदन की सदस्यता नहीं मिली, तो जो है वो अपने मंत्री पद पर नहीं रहेगा, उसकी जो मंत्री का पद जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मंत्रियों के जो वेतन एवं भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करता है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो संसद समय समय पर वेतन और भत्ते के लिए अपने मतलब कि कानून बनाकर अपने वेतन और भत्ते खुद ही मतलब कि जो भी सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते खुद ही बढ़ा लेती है, खुद ही तय करती है। संसद ही तय करेगी कि जो मंत्री एवं सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे। तो अगला जो आर्टिकल है 88, ये भी मंत्रियों से रिलेटेड है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सदन में जो है मंत्रियों के क्या क्या अधिकार होंगे, ये बात आर्टिकल 88 में लिखी गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। तो अगर कोई मतलब कि जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई मतलब किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब कि मान के चलिए एक लोकसभा का सदस्य है, तो उसको मतलब कि क्या पावर होती है कि राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें वो भाग ले सकता है। तो राज्यसभा की जो कार्रवाई होगी उसमें भी वो भाग लेगा और लोकसभा की कार्रवाई दोनों में ही वो भाग ले सकता है। लेकिन क्या होगा कि राज्यसभा में जो वोटिंग होगी तो उसमें वो भाग नहीं लेगा। और क्या होगा कि उसे दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है तथा और जो मतलब कि संयुक्त बैठक होती है तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा। चाहे वो संयुक्त बैठक होती है उसमें भी वो भाग लेगा, और कोई अगर संसदीय समिति बनाई गई है जो उसमें अगर वो उसका सदस्य है तो उसकी बैठक में भी भाग लेगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मत वो कहाँ पे डालेगा, वो अपने सदन में ही डालेगा, ना कि दूसरे सदन में वो मत डालेगा। मतलब कि कहने का मतलब अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा की कार्रवाई में वोट डालेगा, और राज्यसभा का अगर सदस्य है तो वो जो राज्यसभा की कार्रवाई होगी तो उसमें ही वो वोटिंग करेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखें कि मंत्रियों के जो उत्तरदायित्व हैं वो क्या क्या हैं। तो मंत्रियों के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो कहाँ पे उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। और जबकि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए कि जब वो मंत्री सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इंडिविजुअल एक मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होती है। चलिए एक बार इस पर भी हम लोग देख लेते हैं कि मंत्री किस किस टाइप के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, संरचना कैसी होती है कि मंत्री जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। जैसे कि एक होगा कैबिनेट मंत्री, अच्छा दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। चलिए एक एक करके इन लोगों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री कैसे होते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनकी संख्या कम होती है,
मतलब टोटल मान के चलिए अगर 60 से 70 अगर मंत्री बनाए गए हैं तो इनमें जो मैक्सिमम है वो 15 से 20 जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं। तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय या महत्वपूर्ण विभाग होते हैं तो वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में ही होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय। तो ये जो महत्वपूर्ण जो मंत्रालय जो भी होते हैं तो ये कैबिनेट मंत्री के अंडर में आते हैं। तो अच्छा, दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। अच्छा, इनका क्या काम होता है? इनको मंत्रालय एवं विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। और क्या होता है कि जो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनके ये सहयोगी होते हैं, मतलब कि जब कैबिनेट मंत्रियों को जो ज़रूरत पड़ती है तो इनके सहयोग के लिए इनको बुलाया जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो आते हैं तो तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं उप मंत्री। चलिए उप मंत्री को देख लेते हैं। तो इनको क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। और जो कैबिनेट और जो राज्य मंत्री होते हैं तो ये बस उनके सहयोगी होते हैं। कहीं ना कहीं इनको ज़रूरत जब पड़ती है कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को तो उनके सहयोग के लिए इनको रखा जाता है। अच्छा, एक एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जो अब हम लोग मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी चैनल पे हम लोग बार बार मतलब पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल शब्द जो है बार बार पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या मतलब कि अंतर होता है, चलिए वो भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या डिफरेंस होता है, दोनों में मतलब अंतर क्या है दोनों शब्दों में, चलिए हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, मंत्रिपरिषद में क्या होता है कि जैसे कि टोटल मंत्री जो होते हैं उनको मिला के बोली जाती है मंत्रिपरिषद। मान के चलिए 60 टोटल हैं। तो इसमें जो मतलब कि टोटल जिस गवर्नमेंट मतलब कोई गवर्नमेंट है उसने टोटल मंत्री जितने भी बनाए, मतलब मान लीजिए कि 60 मंत्री बना दिए तो ये जो 60 टोटल जो होंगे इनको बोला जाएगा मंत्रिपरिषद। अच्छा, मंत्रिमंडल में क्या होता है कि जो मेन होते हैं, मान लीजिए जो अभी मैंने आपको कैबिनेट मंत्री पढ़ाए थे तो कहीं ना कहीं जो मान के चलिए जो महत्वपूर्ण जो होंगे 15 से 16 जो मंत्री होंगे महत्वपूर्ण जिनके पास कैबिनेट मंत्रालय होगा तो उनको मंत्रिमंडल के अंडर में कहा जाएगा। तो मंत्रिपरिषद कौन होते हैं? जिनके पास जो मतलब कि सारे मंत्री मिलाकर मंत्रिपरिषद बनती है, और जो महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री तो उनको मिलाकर जो बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल। और क्या क्या डिफरेंस होते हैं? और मतलब कि इनके पास में जो मंत्रिमंडल होता है इसके पास में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वही कैबिनेट मंत्री वाले, और इनको जो मंत्री परिषद होती है तो इनके पास में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं। इनको मतलब कि क्या कि साधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कागजी तौर पर। और ये इनका काम क्या होता है कि बस जो मंत्रिमंडल के जो निर्णय ये जो मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण निर्णय लेगा इसको लागू करने का काम जो है मंत्रिपरिषद के बीच में होता है बस। और जो महत्वपूर्ण कार्य सारे करता है वो मंत्रिमंडल करता है, और इनको लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के पास में ज़्यादा पावर होती है, मंत्रिपरिषद के पास में कम पावर होती है। तो मंत्रिमंडल आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट होती है तो उसमें जो मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वही कहीं ना कहीं सारा काम वही करते हैं, ना कि सारे मंत्री जो हैं नई कार्य करते हैं। तो आज के जो वीडियो है हमारा बस हम लोग हमारा जो है पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है यहीं पे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और आपका अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कोई अगर दिक्कत हो रही है तो अगर या मतलब कि कोई और भी मतलब टॉपिक है, कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो और आने वाले समय में आपके जो भी एग्ज़ाम है तो उनकी तैयारी जो भी मतलब कि आपके आने वाले महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है तो उनकी सारी की सारी तैयारी यहीं पे आपको करवाई जाएगी। चाहे वो मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट तो आपको हिंदी भी यहीं पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी जो है आपको यहीं पे पढ़ाई जाएगी, जो कि आज से शुरू करी जा चुकी है हमारे इमरान सर के द्वारा। तो आप इंग्लिश उनसे पढ़ सकते हैं, हिंदी की क्लास भी जल्दी, हिंदी और मैथ की क्लास भी जल्दी आने वाली है। तो और हमारे चैनल पर जो है CTET की भी क्लास चालू हो गई है। तो जो भी स्टूडेंट इन सब का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके आपको मतलब कि जिसकी भी तैयारी करनी है चाहे वो CTET हो और SSC GD सभी की तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए इसी तरीके से। तो और मतलब कि आपने जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें लाभ लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।